चलिए मान के चलते हैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से शांत में रहिए। पहला क्लास में हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड किए थे, मैक्रो माइक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना होता है जो क्वेश्चन मतलब जो पूछा जाता है जनरली हम लोग का कंपटीशन एग्जाम में। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स को हम लोग फिर डिवाइड किए थे। आप लोग कुछ बोलना नहीं है ना, तो इसलिए मैं चलिए अपने अनुसार मैं पढ़ा रहा हूँ। आज संबंध के आधार पर दो, क्लोज और ओपन। विकास के आधार पर संसाधन के स्वामित्व। संसाधन के स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। विकास के आधार पर फिर आगे तीन भाग में डिवाइड किया जाता है। तीन भाग में होता है विकास, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। फिर क्षेत्र के आधार पर फिर तीन भागों में डिवाइड किया जाता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और तृतीयक को फर्दर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, चतुर्थ और पंचम। ठीक ना, ऐसे पढ़े हैं ना? हाँ। उसके आधार पर फिर कल के हम लोग क्लास में हम लोग पढ़े फिर तरलता क्या है, वित्तीय समावेशन क्या है। वित्तीय समावेशन को लेकर एक क्वेश्चन लिखवाए थे। क्या था क्वेश्चन? मेंस के लिए लिखवाए थे। याद है? वित्तीय समावेशन क्या है? वित्तीय समावेशन भारत जैसे कल्याणकारी राज्यों के लिए क्यों आवश्यक है और इसके सामने चुनौतियां क्या है? किसी ने क्वेश्चन नोट किए हैं? कल जो पढ़ा रहे थे लाइब्रेरी में सब बैठे हुए हो, नोट्स बनाए थे, क्वेश्चन बनाए थे उसका? क्वेश्चन में कुछ लिखवाया हूं, सुने गई है। क्या हुआ रेशमा? सर क्लास था तो आने में लेट हो गया सिद्धगोड़ा से आने में सिर्फ क्लास से निकल के रूम नहीं पहुंचे, किसमें थे? ऑटो में थे ना? तो ऑटो में थे तो लिंक को ज्वाइन करने में क्या हुआ? बोलता हूँ टाइम पे आया करिएगा, समझे? वित्तीय समावेशन क्या है बताइए? क्या है वित्तीय समावेशन? मेंस का क्वेश्चन के लिए अलग से आप लोग क्या कर सोच रहे हैं कि अलग से लिखवाएंगे? लिखाएंगे जब टाइम आएगा, लेकिन जब अपने से अभी तक जो समझा दिया हूं कि मेंस का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, उसको बताए भी थे कि कैसे उसमें लिखना है, तो अभी इतना सोचना क्यों है? कम से कम आप लोग को अपने से लिखकर प्रैक्टिस तो करना चाहिए था एक बार। पीटी और मेंस का अलग से तैयारी नहीं होता है, इसी बीच में करना होता है। वित्तीय समावेशन क्या है? ये वित्तीय समावेशन एक मापन है कि आपने वित्त से संबंधित या वित्तीय संगठन से कितने आदमी को जोड़ रहे हैं, उसकी मापन किया जाता है वित्तीय समावेशन में। वित्तीय समावेशन का फायदा क्या बताया था कल? हाँ, क्या बताया था? बोलिए। क्या हुआ, सब चुप काहे हो गए? डीबीटी का फायदा दे सकता है आदमी को सरकार। हाँ, डीबीटी और डीबीटी और इसमें जो भी ग्राहक के खाते में जो पैसा आएगा उसकी सरकार कर सकती है लोन देने के तौर पे। हाँ,
जितनी भी सब्सिडी वगैरह सब आएगा, वित्तीय समावेशन होगा, तभी ये सब पॉसिबल है। यही लिए 2014 में सरकार ने सबसे पहले प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किए थे। तो ये सब अपने से लिखना होगा ना, कुछ कुछ कम से कम क्वेश्चन लिख के तो रखना चाहिए कि हाँ यहाँ सर एक क्वेश्चन बताया कि ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो वित्तीय समावेशन बोल रहा है, इकोनॉमिक्स में हर साल पूछता है। अगर कुछ बोल रहा हूं तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, कुछ उसमें रीजन होता है। लेकिन आप लोग को तो क्या सिर्फ अभी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, पीटी के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन मेंस का जब आ रहा है तो उसको भी ध्यान में रखा करिए। बैंकिंग के बारे में कल पढ़ाए थे ना लास्ट क्लास। इंपेरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921। इंपेरियल बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ और उसके बाद उसका नामकरण क्या हुआ? एसबीआई बैंक। कब बना ये? 1955। वेरी गुड। जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है? संजय मल्होत्रा। कितने नंबर के हैं? 26। आरबीआई एक्ट कब आया है? 1934। कौन सी कमीशन की सिफारिश पर आया है? हाँ, यंग हेल्टन कमीशन। भारत का पहला बैंक कौन से प्रेसिडेंसी में स्थापित हुआ था? बंगाल प्रेसिडेंसी में 1806 में। कलकत्ता प्रेसिडेंसी? क्या बोल रहा है? अरे सॉरी, मद्रास प्रेसिडेंसी। क्या ये उस टाइम बैंक कब स्थापित हुआ है मद्रास प्रेसिडेंसी में? 1843 ना? हाँ। उसके बाद हम लोग कल लगभग यही सब पढ़ाई किए, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे आरबीआई के उसकी संरचना के बारे में। भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? उसको बाहर से ले क्या करें, पढ़ेगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। गठन कब हुआ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण? 1 जनवरी 1949। केंद्रीय बैंक होगा तो इसको चलाने के लिए कोई संगठन होगा ना, कोई मेंबर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, तो उसका एक गवर्नर, जो अध्यक्ष होंगे उसको हम लोग गवर्नर जनरल कहेंगे। क्या कहेंगे? गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल का 3 साल इसका कार्यकाल होता है। कितने साल होता है? कितना साल होता है? 4 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। मतलब एक गवर्नर जनरल होंगे और 4 पूर्णकालीन सदस्य, और इनके जो कार्यकाल है ये 5 साल का होता है। टोटल क्या हुआ? 1 गवर्नर जनरल, 4 पूर्णकालीन सदस्य, 14 को आता है सरकार की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 14वां सदस्य किसका आएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। 14 में 4 जो इनका स्थानीय स्तर पर जो है
स्थानीय शाखाएं जो है, आरबीआई की स्थानीय शाखाएं कहाँ कहाँ हैं? बताइए कोई। बताइए, थोड़ा भी अपने से काम करके आए हैं कि नहीं? कौन कौन सा है? बम्बई, रिकॉर्ड नहीं होता है। इसको थोड़ा नहीं रिकॉर्ड भी कर रहे हैं आप लोग के बाद में भी आप लोग देख सकते हैं। ये वाला दिख रहा है, देखिए ना, दिख रहा है। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, चेन्नई और कलकत्ता। तो ये आरबीआई की कितनी शाखाएं हैं, क्षेत्रीय शाखाएं कितनी हैं? 4। दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता। तो इन चारों शाखाओं के लिए अलग से सरकार ने 4 शाखाओं के लिए 4 सदस्य रखते हैं, और बाकी कितना बच रहा है यहाँ पे? 10। तो 10 जो है इकोनॉमिक्स के विभिन्न भागों में, जैसे कृषि से संबंधित, बागवानी के संबंधित, या जो भी, या फिर कोई अर्थशास्त्र है जो अच्छा से रिसर्च वगैरह करते हैं, तो उन 10 मेंबर को भी इसमें, आदमी को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर एक सदस्य होते हैं जो केंद्रीय समिति में रहते हैं। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। तो टोटल इतनी इनकी संरचना है आरबीआई की। आरबीआई की संरचना ये है: एक गवर्नर जनरल जिनका कार्यकाल 3 साल होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो 5 साल के लिए रहते हैं। ये सबका पुनर्नियुक्ति भी होता है। बाकी 14 जो मेंबर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होंगे, उनमें से 4 स्थानीय शाखाओं को प्रतिनिधित्व करेंगे, और 10 जो है इकोनॉमिक्स के विभिन्न भागों से लिया जाता है। तो इस तरीके से आरबीआई की संरचना चलती है, मतलब बनी हुई है। यहां तक एनी डाउट? आरबीआई की 4 क्षेत्रीय शाखाएं हैं: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। यहां तक किसी को डाउट? मिटा देना। आरबीआई के कार्य आप लोग बताइए, आरबीआई का क्या क्या कार्य है? देखिए, क्लास हमेशा 2 डायरेक्शन में होना चाहिए। आप लोग भी उधर से कुछ बोलिए, इधर से कुछ मैं भी बोलूंगा, तभी जाके क्लास अच्छा रहता है। समझे ना? बताइए, आरबीआई का कार्य क्या है? अरे बताइए। एक मुख्य कार्य होगा और दूसरा संरचनात्मक कार्य। कौन कौन सा कार्य है? मुख्य कार्य और संरचनात्मक कार्य। बताइए क्या क्या कार्य हो सकता है?
चलिए आप ही बोलिए, नहीं बोलना है, कोई कुछ बोलिएगा। क्या राकेश, फिर लाइब्रेरी घुस गए? सर बाहर नहीं। बाहर में तो बोलिए, कुछ काज याद नहीं है? आरबीआई का कार्ड सब वही देख रेख कर रहे हैं। सर बैंकों को लोन देना। हाँ चलिए, बैंकों को लोन देना। लोन देना, आगे और बताइए। नोट छापना। नोट छापना, और बोलिए। बैंकों को कंट्रोल करना। बैंकों को कंट्रोल करना, और बताइए। डिप्रेशन को कंट्रोल करना, रेपो रेट एंड ये सब का यूज करके। हाँ वो इसी में आ जाएगा। चलिए बाकी, और सरकार को भी वित्तीय सहायता करना। सरकार को भी सहायता करता है, और बताइए। जो बैंक बनता है उसको लाइसेंस भी तो देगा कि नहीं देगा? जैसे कोई बैंक है उसको लाइसेंस देगा तभी तो, मतलब आरबीआई लाइसेंस दे तभी तो बैंक बना पाए हैं ना। इसको अच्छा से एक बार देखते हैं। बैंकों का जो भी कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए कुछ नियम बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो बैंकों का नियमन कौन बनाते हैं? जो ये यहाँ कंट्रोल की बात किया जाता है, बैंकों का नियमन कौन करेंगे? आरबीआई, वही करेंगे ना। तो बैंक से संबंधित जो भी है उसका रूल रेगुलेशन जो आरबीआई बोलेगा वही बाकी बैंकों को मानना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? तो बैंकों का बॉस कौन है? आरबीआई है कि नहीं? नोट छापना, नोट को छापना। आप लोग ये करिएगा कि करेंसी टॉक्सल जिसको बोला जाता है, मुद्रा जो सिक्का होता है वो भारत में कहाँ कहाँ पे छापाई होती है, मतलब उसको मुद्रा बनाया जाता है वो बताइएगा आप लोग, और कहाँ कहाँ पे नोट छापा जाता है दोनों अपने अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है ना। नोट छापना, बैंकों का नियमन करना। अब क्या बोल रहे हैं कि ये बैंक सरकार को भी बैंक देते हैं या फिर बैंकों को लोन देते हैं, तो बैंकों का बैंकर बोलेंगे इसको। बैंकों का बैंकर कौन है? तो बैंकों का बैंकर है मतलब कहीं ना कहीं बैंकर का काम करना मतलब पैसा लेन देन कर रहा है, और पैसा लेन देन किस में करेगा? फ्री में या इंटरेस्ट के साथ? इंटरेस्ट के साथ। तो जो भी हम लोग के कमर्शियल बैंक होते हैं या ऐसे जो भी मतलब डेवलपमेंट बैंक है, वो सब बैंकों को पैसा कौन देता है? आरबीआई। तरलता या पूंजी, पूंजी प्रदान करता है किसको? बैंकों को। जब बैंक के पास पैसे कमी होती है तो बैंक किससे उधार लेगा? जैसे एसबीआई का मान के चले या एचडीएफसी का मान के चले, बैंकों के पास पैसा कमी है तो कहीं ना कहीं तो पैसा जुगाड़ करेंगे कि नहीं करेंगे?
तो ऋण प्रदान करता है कौन? आरबीआई। किसको? आरबीआई हम लोग को ऋण देंगे या बैंकों को ऋण देगा? बैंकों को ऋण देगा। गुड। अगर कमर्शियल बैंक या किसी बैंक के पास पैसा ज्यादा है तो पैसा किसको जमा करेगा? आरबीआई को ही करेगा या हम लोग को दान में देगा? आरबीआई में जमा। आरबीआई पर। तो जब पैसा ज्यादा होता है तो बैंक क्या करता है? आरबीआई में जमा कर देता है। ठीक। इमरजेंसी अगर हो गया कि मान के चलिए ओवरनाइट लोन चाहिए तो उसके लिए जो बैंक है वो किसको पैसा मांगेंगे? आरबीआई को। तो उसके लिए एमएसएफ रेट होता है जो ओवरनाइट ऋण दी जाती है बैंकों को। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बैंकों का बैंकर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अभी क्वेश्चन को अभी अगर जहां पे कॉन्सेप्चुअली लाएगा, जहां पे आपको मतलब फैक्ट से आगे ले जाएगा क्वेश्चन के पैटर्न, तो ऐसे ही बनता है कि आरबीआई को बैंकों का बैंकर क्यों कहा जाता है। उसमें 3-4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें से इन्हीं में से कुछ रहेगा और एक एक्स्ट्रा रहेगा या फिर बोल देगा कि ये सभी। तो अब हो पाएगा ना कि बैंकों का बैंकर आरबीआई को क्यों कहा जाता है? अरे हाँ कि ना? क्या हुआ रस्मा? सरकार। सरकार का बैंक। सरकार का बैंक कौन है? सरकार के पास पैसे की कमी होती है तो सरकार किसको पैसा मांगेगी? हाँ। अरे अभी तो आरबीआई को ही मांगेंगे ना। अभी जैसे रघुनाथ राजन जब थे हम लोग के गवर्नर जनरल, तो उस टाइम मोदी सरकार और उनके साथ नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये लोग बैंकों से मांगने का एक पहले की जो रिवाज था उसी के अनुसार ये लोग मांग रहे थे सरकार, जबकि आरबीआई के गवर्नर बोल रहे थे कि हम नहीं देंगे। क्योंकि अगर वहां से दे रहे तो क्या हो रहा है, सरकार बार बार कहीं ना कहीं कल्याणकारी योजनाओं में या जो फ्री में जो बिजली बिल वगैरह जो माफ कर रहा है वो सब में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। तो ये सब को चलते आरबीआई की गवर्नर उस टाइम पैसा नहीं दे रही थी। तो ये इसलिए सरकार का बैंक कहा जाता है क्योंकि इसके बाद उनको बैंक से मिलता था या अभी भी वर्तमान में भी मिलती है। तो इसलिए सरकार का बैंक किसको कहा जाता है? किसको? आरबीआई को। सरकार के पास पैसा ज्यादा होगा तो अभी कहाँ रखेंगे सरकार पैसा? बैंक में। सरकार की बजट घाटा जो होती है, नाम सुनने हैं ना आप लोग? बजट घाटा। तो जो बजट घाटा को परिपूर्ण उसको बैलेंस करने के लिए जो पैसे की डिमांड होती है वो पैसे की पूरी भी आरबीआई करती है। तो आरबीआई से जितना ऋण लिया जाता है इसका मतलब होता है कि सरकार के पास उतना बजट घाटा है। ठीक है ना? तो सरकार का बैंक भी हो गया। इसका काम क्या है? बैंकों का नियमन करना, नोट छापना। बैंकों का बैंकर है, सरकार का बैंक है। इतना तो समझ में आ गया। नियमन करेंगे तो यहाँ तो मौद्रिक नीति वगैरह जो है वो भी इसमें आ जाएगा। मौद्रिक नीति के माध्यम से ही बैंक आरबीआई बाकी बैंकों से नियमन करती है। कोई बैंक अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता है या नया लाइसेंस लेना चाहते तो उसके लिए परमिट कौन करेंगे? भारत सरकार या आरबीआई। ऑप्शन देगा कि किसी एक को बैंक खोलना है तो उसके लिए जो परमिशन की आवश्यकताएं हैं वो किसके पास मतलब किससे ली जाएगी? ऑप्शन रहेगा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? आरबीआई। समझ में आ गया?
कोई भी इकोनॉमिक्स जो इंस्टीट्यूट में मीटिंग होता है, जैसे कि IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ये सब जितने भी इकोनॉमिक्स की जो इंस्टीट्यूट या जो मीटिंग होती है, उसमें भी भारत को लीड कौन करेंगे? हमारे RBI। RBI की ओर से गवर्नर जनरल जाएंगे या फिर बाकी सदस्य जाएंगे, और उनके साथ साथ वित्त मंत्री जाते हैं। तो कोई भी अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट पर जहां पे ये कॉन्फ्रेंस या कुछ भी होगा, तो उसको भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? RBI। समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ कि ना? इतना सारा क्या इनका मेन काम है? RBI क्या, हम लोग का अकाउंट RBI में खुलता है कि दूसरे जो आसपास कमर्शियल बैंक है उसमें खुलता है? कमर्शियल बैंक में। गुड, इतना समझ में आ गया ना? क्या हुआ राहुल? अभी आप कौन सा ऑफिस में है जो एकदम इतना चुपचाप है? मिटा देना। हम बस में हैं सर। क्या बोल रहा है? बस में है बस। अच्छा बस में है, कोई नहीं, मिटा देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी बुक में तो आप लोग के पास है। तो मुख्य कार्य समझ में आ गया। संरचनात्मक कार्य, एक्चुअली RBI का मेन काम पैसे से संबंधित लेन देन करना है, नियमन करना है। बाकी बैंकों को इंटरनेशनल स्तर पर कुछ भी संगोष्ठी सम्मेलन या जो भी होगा उसको लीड करने भारत को, और भारत की स्थिरता जो मौद्रिक स्थिति है उसको स्थिर रखना भी इनका काम है। मेन काम वही सब है। संरचनात्मक काम क्या क्या है RBI की? आप लोग देखे होंगे कि RBI में सोना भी रखा जाता है कि नहीं? लॉकर सिस्टम RBI के पास है कि? सॉरी, RBI नहीं, ये हाँ RBI लॉकर सिस्टम RBI के पास बोलेंगे तो ये गवर्नमेंट का जो गोल्ड है वो रखते हैं RBI, ठीक है ना? बाकी वित्तीय समावेशन, वित्तीय समावेशन को कैसे विकसित करें उसके लिए नीति नियम योजना कौन बनाएंगे? RBI। वित्तीय साक्षरता के लिए योजना कौन शुरू करेंगे? RBI। ये सब जितना भी होगा क्या होगा? इनकी संरचनात्मक कार्य। समझ में आ रहा है ना? संरचनात्मक कार्य में कुछ खास नहीं, बस उसको देखना। बाकी जैसे कोई RBI कुछ ऑर्डर कर रहा है तो बाकी कमर्शियल बैंक उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसको भी देखना। भारत की आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर रखना है उसके बारे में नियम ये करना है, कानून बनाना, जैसे FERA, FEMA एक्ट, फेरा एक्ट। तो समय समय पर केंद्र सरकार से उसमें राय मशवरा करना। तो ये सब इनकी संरचनात्मक कार्य है। किसकी संरचनात्मक कार्य है? RBI की। तो RBI इतने जो काम करते हैं तो उसके लिए जो एक नियम होगा ना कि कैसे देश को चलाएंगे, तो उसके लिए जो नीति बनाई जाती है उसी को मौद्रिक नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौद्रिक नीति, इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी, और एक होता है राजस्व नीति, राजस्व या राजकोषीय नीति। जो RBI जो बनाती है नीति उसको क्या बोला जाता है? मौद्रिक नीति। और गवर्नमेंट जो सरकार बनाती है उसको कौन सा नीति बोलते हैं हम लोग? जो भारत सरकार बनाती है वो राजकोषीय नीति। दोनों नीति का काम समान है। अगर महंगाई है तो महंगाई को कंट्रोल करना है, अगर मार्केट में मंदी है तो मंदी से बाहर मतलब मार्केट को मतलब अर्थव्यवस्था को बाहर लाना है।
तो ये दोनों का काम क्या है? मार्केट की स्थिति या भारत की आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करने के लिए, स्थिरता बनाए रखने के लिए, और स्थिर के साथ साथ आगे कैसे विकसित किया जाए, कैसे समृद्धि किया जाए, ये दोनों का काम होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौद्रिक नीति गवर्नमेंट लागू करती है और आरबीआई क्या करती है? राजकोषीय नीति। एक दूसरे को एक्सचेंज कर देता है। तो ये सब में उलझना नहीं है। मौद्रिक नीति किसका है? गवर्नमेंट। अरे देखो, गलत हो गया ना महाराज। मौद्रिक नीति, अरे मैं वो बताया कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है फंसाने के लिए। हमेशा क्वेश्चन अगर कोई सही करे तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर ये क्वेश्चन सही क्यों है, समझे? अगर स्टेटमेंट है कि मौद्रिक नीति भारत सरकार एवं राजकोषीय नीति आरबीआई आरबीआई जारी करके या आरबीआई लागू करके देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि मौद्रिक नीति को मैं इससे कंपेयर किया कि ये मौद्रिक नीति इसका है। लग रहा है ज्यादा ही उलझा कर रख दिया हूं ना, कोई बात नहीं। अभी वो बाद में आप लोग उसको एमसीक्यू प्रैक्टिस करेगा तो समझ में आएगा। मौद्रिक नीति किसका है? किसका है मौद्रिक नीति? आरबीआई का है। राजस्व नीति किसका है? राजकोषीय नीति गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट की। ठीक, तो अभी हम लोग मौद्रिक नीति, चूंकि हम लोग आरबीआई पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को किसको पढ़ना है? मौद्रिक नीति को या राजकोषीय नीति को? अरे मत बोलिए कि एक ही बार दोनों पढ़ लेंगे। तो आरबीआई की जब टॉपिक है तो हम लोग का क्या होगा? मौद्रिक नीति पढ़ेंगे। तो मौद्रिक नीति क्या अगर डेफिनेशन होगा तो क्या होगा बताइए? आरबीआई की वह नीति जिसके माध्यम से तरलता के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तरलता के प्रवाह का मतलब होता है तरलता का मतलब आप साधारण भाषा में इसका पैसा समझिए, ज्यादा इकोनॉमिक्स के भाषा में भी नहीं उलझ के रहना है। तरलता मतलब पैसा। पैसा की प्रवाह को कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। तो आरबीआई जो कंट्रोल करेगा उसके लिए कुछ नीति, कुछ पॉलिसी होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। सिंपल, जो घर में है, घर में भी क्या बोलते हैं? कम खर्चा करिए ताकि कुछ पैसा सेविंग हो। उसी टाइप से आरबीआई भी तो अपनी पॉलिसी कुछ बनाएगी ना, तो उसी पॉलिसी को, आरबीआई की पॉलिसी को ही मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो वह नीति जिसके माध्यम से किसी देश की केंद्रीय बैंक अपनी देश की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए एवं समृद्धि करने के लिए तरलता के प्रवाह को नियंत्रित करता है, उस नीति का हम लोग मौद्रिक नीति के रूप में जानते हैं। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन पूछा जाए कि मौद्रिक नीति क्या है और किसी देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति की क्या भूमिका है। क्वेश्चन जो बोल रहा हूं उसको कम से कम नोट करके रखिएगा और अपने से इसके बारे में सोचते रहना है। आकर बैठ के चुपचाप लिख के नहीं निकलना है, समझे? आप जिस चीज का तैयारी कर रहे हैं वहां आपका माइंड कितना क्रिएटिव है यहाँ डिपेंड करता है, उससे आपका आंसर राइटिंग में झलक होनी चाहिए। तो मौद्रिक नीति समझ में आ गया ना कि देश की अर्थव्यवस्था को महंगाई और मंदी जैसी परिस्थितियों में कैसे कंट्रोल और कैसे बैलेंस करके चलना है, इसके लिए जो नीति बनाई जाती है उसी को मौद्रिक नीति कहा जाता है। मौद्रिक नीति, तो इसको जो कंट्रोल करेंगे इसके लिए दो विधि होता है। कौन कौन सा?
अच्छा, मौद्रिक नीति के प्रकार पहले करते हैं हम लोग। मौद्रिक नीति के प्रकार, एक होगा सस्ती मौद्रिक नीति, और एक क्या होगा, जटिल की कठिन। कठिन, कठोर या संकुचित। संकुचित मौद्रिक नीति। सस्ती का हम लोग क्या बोलेंगे, कठिन, सस्ता, आसान। और संकुचित है मतलब ये विस्तृत, एक्सपेंड। तो मौद्रिक नीति दो प्रकार का होता है, सस्ता और कठिन। दिख रहा है ना? तो लिख लिया ना? मौद्रिक नीति सस्ती किसको कहेंगे और कठिन किसको कहेंगे, इसको बस समझते हैं। आरबीआई लोन किसको देता है, मेरे को देगा या कमर्शियल बैंक को देगा? वाणिज्यिक बैंकों को देगा, देंगे ना? अरे हाँ कि नहीं? तो आरबीआई जब इनको लोन देंगे तो उससे इंटरेस्ट लेंगे कि नहीं लेंगे? ब्याज लेगा कि नहीं आरबीआई? अगर मान के चलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा कर दे रहा है, तो कमर्शियल बैंक लोन इससे कम लेंगे कि ज्यादा लेंगे आरबीआई से, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा किया करेंगे तो? सिंपल सी बात है, आपको मेरे से 5,000 रुपया चाहिए, मैंने बोला कि आपको 20% देना होगा। कितना परसेंट देना होगा? कितना परसेंट इंटरेस्ट में? सब लाइब्रेरी में रहिए आप लोग। कल से इकोनॉमिक्स की क्लास छोड़ देंगे और हिस्ट्री की क्लास पढ़ाएंगे, जहां किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? आप लोग के लिए शाम को टाइम रख रहे हैं कि क्या हो राकेश, अजय, आप कहाँ हैं? आप ड्यूटी में हैं क्या? जी सर। क्या बोले, ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं। अगर कोई 20% इंटरेस्ट दे रहे हो, कोई 10% दे रहा है, एक ही आदमी मान के चलिए टाइम पहले दे रहा है 20%, इस टाइम थोड़ा बैंक अगर मेरे को पैसा चाहिए तो कम लूंगा या ज्यादा लोन लूंगा? अगर मेरे को 20% से मिल रहा है एज कम्पेयर टू 10% की तुलना में, कम लेंगे, क्योंकि हम लोग बोलेंगे ठीक है थोड़ा अभी मंदी का सीजन है, इसको थोड़ा पार होने देते हैं, फिर लोन ले लेंगे जब लोन कम होगा। कुछ दिन बाद सिंपल केस, जब कोरोना के टाइम होता था तब पैसे की कमी सबके पास था, तो उस टाइम किसी को पैसा मांगते हैं या इंटरेस्ट में ही देते हैं, तो क्या इंटरेस्ट ज्यादा देगा कि नहीं? उस टाइम ज्यादा इंटरेस्ट लेगा कि नहीं कोरोना के टाइम में?
क्योंकि उस टाइम पैसे की उतनी परवाह नहीं, मतलब प्रवाह नहीं थी, तो क्या हुआ, इंटरेस्ट ज्यादा था, तो लोग क्या करेंगे, जितनी जितनी जरूरत है, जितने इमरजेंसी, जितना काम चला है उतना ही पैसा लोन लेगा कि ज्यादा लेगा। काम चला पैसे। हाँ, अभी क्या है, मान के चलिए सिचुएशन नॉर्मल है, अभी पैसा ठीक ठाक प्रवाह हो रहा है, इधर उधर तरलता की प्रवाह ठीक ठाक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अभी अगर लोन क्या करेगा, आप बाकियों के पास भी पैसा हो तो क्या होगा, एक आदमी अगर ज्यादा इंटरेस्ट में देगा तो दूसरे आदमी से लेंगे कि नहीं लेंगे, जो कम इंटरेस्ट में देगा, यस सर। तो क्या करेगा, खुद भी अपने इंटरेस्ट कम कर देगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या करेंगे, ज्यादा लोन लेंगे कि नहीं, जब इंटरेस्ट कम कर देगा तो। लेंगे सर। हाँ, और ये जो केस है इसको आप आरबीआई से सोचिए कि आरबीआई कभी 20% में ले रहा है, दे रहा है लोन, और कभी 10% में। तो कमर्शियल बैंक जो है क्या करेगा यहाँ, जब 20%, जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी तो कमर्शियल बैंक लोन क्या करेगा, कम लेंगे, कम लेंगे कि नहीं लेंगे। यस सर, कम लेंगे। और जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को घटा दे रही है तो कमर्शियल बैंक लोन क्या करेगा, ज्यादा अमाउंट में लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो जब आरबीआई अपनी जो रेट है, ब्याज रेट है, उसको जब कम कर देता है तो लोगों के पास या कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा होता है, तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं सस्ती या विस्तृत या आसान मौद्रिक नीति। सस्ती इसलिए क्योंकि सस्ता कर दिया गया, आसान है क्योंकि अब पैसे सबके हाथ में, सबके पास ये पहुंच रहा है। विस्तारित इसलिए क्योंकि जब कम इंटरेस्ट रहेगा तो कमर्शियल बैंक ज्यादा अमाउंट में लोन लेंगे, और जब ज्यादा अमाउंट होगा तो क्या होगा, ज्यादा अमाउंट जो है मार्केट में कस्टमर को दे पाएंगे कि नहीं, कमर्शियल बैंक के द्वारा। मेरे पास 100 ही रुपया होगा तो मैं क्या दूंगा, लेकिन वही पर अगर मेरे पास 1000 रुपया है तो मैं ज्यादा आदमी को दे पाऊंगा कि नहीं। और मेरे पास कितना पैसा है वो यहाँ डिपेंड करेगा, मेरे पास तो अपने पास उतना पैसा है नहीं, मैं ले किससे रहा हूँ, आरबीआई से। तो इसलिए अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर दे रहा है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा लोन लेगा, और जब ये ज्यादा लोन लेगा तो पब्लिक के पास भी क्या होगा, ज्यादा, मार्केट में भी ज्यादा तरलता की प्रवाह होगी। तो इसलिए इसको सस्ती बोला गया कि कम कर दिया, आसान है क्योंकि सबके पास पैसा आ रहा है, और ये क्या है, विस्तारित क्योंकि यहाँ पे फिर बाकी लोगों में भी पैसे की ज्यादा मतलब पहुंच हो पा रहा है। तो इस प्रकार की मौद्रिक नीति को सस्ती या आसान या विस्तारित मौद्रिक नीति कहा जाता है। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मौद्रिक नीति में सस्ती, आसान या विस्तारित मौद्रिक नीति में आरबीआई रेपो रेट या आरबीआई जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट जो है उसकी दर को कम करता है या ज्यादा करता है, क्वेश्चन ये बना रहेगा, या समान रखता है, कम करता है। समझ में आ गया ना। और कठिन के टाइम भी यही होगा कि जब आरबीआई अपना रेट को बढ़ा देते हैं तो बाकी कमर्शियल बैंक कम लोन में लेंगे, और जब इनके पास कम अमाउंट होगा तो बाकी में भी ज्यादा कस्टमर को नहीं दे पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, संकुचित अर्थव्यवस्था होती है जब आरबीआई की कठोर नीति चलती है। समझ में आ गया ना। डाउट है तो पूछिए। मिटा दें। इसका मतलब जो समझे है उसका हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि ब्याज की दर इसमें क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं। ब्याज की दर कम हो रहा है, जो 10% पहले 20% था उसको 10% कर दिया गया, तो ब्याज की दर कम हो गया। तो ब्याज की दर कम होगा तो कमर्शियल बैंक क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में आरबीआई से लोन लेंगे, और जब ज्यादा अमाउंट में आरबीआई से लोन लेंगे तो
कहीं ना कहीं मार्केट में तो पैसा आएगा ना। कमर्शियल बैंक अपने पास रखने के लिए लेगा या किसी और को लोन में देने के लिए लेगा? लोन में देने के लिए। हाँ, इसका मतलब क्या है कि तरलता में वृद्धि होगी। होगी कि नहीं होगी? और ऐसी स्थिति में अगर मान के चलिए कि मार्केट में मंदी है, मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, तो क्या होगा? मंदी से यहाँ इकोनॉमी बाहर आएगा कि नहीं आएगा? मंदी से निपटारा होगा कि नहीं होगा? होगा। इसका एग्जाम्पल वही है, जब कोरोना के टाइम पैसा बहुत कम हो रहा था, जो फेरी वाले थे वो लोग का पैसा लगभग पूरा, मतलब कुछ इन्वेस्ट नहीं हो रहा था, कुछ लेन देन नहीं हो रहा था, कुछ बिक्री नहीं हो पा रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि पैसा का लेन देन कम हो गया। तो ऐसे में क्या मंदी टाइप से आया कि नहीं छोटे छोटे दुकानदारों के लिए? अरे हाँ कि नहीं? तो इसी टाइम ना प्रधानमंत्री, कौन सा था प्रधानमंत्री, जो स्ट्रीट वेंडर के लिए जो योजना लाई गई थी जिसमें 10,000 दिया जा रहा था, नाम क्या था? जिसके लिए कोई कोलेटरल की रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। श्रम धन प्रधानमंत्री सृजन, कुछ एक स्कीम है जिसके तहत ये 10,000 दिया जा रहा था लोन में, जो फेरी वाले में काम कर रहे थे। तो क्या हुआ, जब मंदी से निपटने के लिए क्या हुआ, सरकार यहाँ पे पैसा भी दे रही है, तो इससे क्या होगा, मंदी से निपट जाएगा, तरलता में वृद्धि होगी। और ये सब का मतलब जब ब्याज दर, लेकिन ये जो सरकार ने नियम लगाया वो मौद्रिक नीति आएगा या राजकोषीय नीति होगा? वो राजकोषीय नीति का पाठ होगा ना। सरकार ने पैसा दी जब मंदी थी, तो कौन, राजकोषीय नीति का पाठ होगा ना। इसमें ब्याज दर क्या होगा, कम या ज्यादा? ब्याज दर ज्यादा होगा। ब्याज दर ज्यादा होगा तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम पैसा उधारी लेगा या ज्यादा उधारी लेगा? कम लेगा सर। कम लेगा। तो तरलता कम, जब तरलता कम, मार्केट में पैसा कम है, तो जो महंगाई है, महंगाई क्या, तो जब मार्केट में पैसा ज्यादा होगा तो महंगाई आता है। तो महंगाई जब ज्यादा होगा तब ब्याज दर आरबीआई रेट बढ़ा देती है, तो मार्केट में पैसा कम होगा। तो जो पैसा मार्केट में था क्या होगा, वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो इससे महंगाई को कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? महंगाई कंट्रोल, नियंत्रित होगा कि नहीं महंगाई? अरे हाँ कि ना? होगा सर। होगा। तो हम लोग क्या देखें, अगर मौद्रिक नीति कठोर कठिन होगा तो महंगाई हम लोग कंट्रोल करते हैं। अभी अगर महंगाई है, अगर आरबीआई को लग रही है कि अभी महंगाई है भारत में, तो कौन सी नीति अपनाएगी आरबीआई की, ये मौद्रिक नीति की, सस्ती या कठिन वाली? कठिन। और जब लगेगा कि मार्केट में पैसा नहीं है, मार्केट में पैसा की जरूरत है ताकि जो मंदी है वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए कौन सी नीति लागू होगी? आसान, सस्ती। अब मान के चलिए सस्ती जो है ये किसके विरुद्ध होगा, मतलब महंगाई है तो क्या सस्ती मौद्रिक नीति लागू हो सकता है? अरे होगा कि नहीं? सस्ती मौद्रिक नीति, जाहिर सी बात है, जब महंगाई को कंट्रोल करना है तो कौन सा नीति लागू होगा, कठिन। तो वो याद रखना है कि जब महंगाई को कंट्रोल करना है तो मौद्रिक नीति की जो है हार्ड पॉलिसी लागू कर दी जाती है। समझ में आ गया ना? इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए तो अच्छी बात है।
कम से कम लिख के रखिए। बाकी जो नोट्स है वहां तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा लैंग्वेज। यहाँ जो मैं समझा रहा हूँ बस उसी को कम से कम लिखिए ताकि आप समझ सके। बात समझ में आ रही ना। और कोई अगर कहीं और है लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि बस में है या फिर कोई कंपनी में है तो कम से कम इसको स्क्रीनशॉट करके रखिए और बाद में रूम जाकर लिखिए उसी दिन। समझ में आ रहा है ना। अरे अरे हाँ कि ना। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के तहत जो कंट्रोल किया जाता है तो उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, टूल्स, रणनीति, उपकरण। मौद्रिक नीति का काम क्या है बताइए तो। मौद्रिक नीति का काम क्या है? या तो महंगाई या मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को क्या करना, नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। और दूसरा काम क्या है? उपकरण के कार्य। या तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना होगा और दूसरा काम क्या होगा, मंदी से निपटना। यही दो काम है ना मौद्रिक नीति का काम। उनका जो भी टूल्स होगा उसमें दो काम क्या क्या होगा, या तो महंगाई जब आएगा तो महंगाई को कंट्रोल करना है, या अगर मार्केट में अगर पैसा नहीं है, मंदी छाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मंदी से हम लोग को निपटना। ये सब कौन करेगा, मौद्रिक नीति के उपकरण जो टूल्स है। समझ में आ गया ना। इसका काम क्या होगा जनरली, या तो महंगाई जो अगर है तो महंगाई को कंट्रोल करना है, और मंदी अगर है मुद्रास्फीति और अवस्थिति। अवस्थिति इसको मंदी को बोला जाता है, अवस्थिति। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना और अवस्थिति से बाहर निकलना, ये दो कार्य है। तो ये जो दो कार्य है उसके लिए इसके पास कुछ उपकरण है, और उस उपकरण को दो तरीके मतलब दो भागों में डिवाइड किया जाता है, गुणात्मक और मात्रात्मक और चयनात्मक। मात्रात्मक और चयनात्मक। उपकरण को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, दो भाग में, मात्रात्मक और चयनात्मक। मात्रात्मक को फिर और डिवाइड किया जाता है आगे इसको। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, अभी ऐसे लिखिए, बाद में इसको आगे बताएंगे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कैश एसएलआर होगा ना, एसएल, वेरिएबल रिजर्व रेशियो। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, फिर बैंक रेट, और बैंक रेट के बाद आता है एमएसएफ रेट, और एमएसएफ रेट के बाद आएगा आपका, इतना ही अभी आ रहा है, फिर एसडीएफ स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी, यहां तक आता है। इसको हम लोग फिर पढ़ेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। वीआरआर को दो टाइप से पढ़ा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। ओपन मार्केट ऑपरेशन ही होता है। बैंक रेट रेपो रेट का ही, रेपो रेट कम टाइम के लिए होता है जब
दीर्घ अवधि के लिए आता है तो उसको बैंक रेट कहते हैं। फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, जब ओवरनाइट लोन कोई बैंक आरबीआई से लेते हैं तो उसको बोला जाता है। इसको पहले लिख लीजिए। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है। रिपीट कीजिए बस। हाँ, एक मिनट। दिख रहा है अभी? यस सर अभी ठीक है। हाँ। मौद्रिक नीति का जो उपकरण है, मतलब जो इनका दो काम है उपकरण, मतलब एक तो महंगाई को कंट्रोल करना, दूसरा मंदी की स्थिति से निपटना। तो इसके लिए इनके पास दो टाइप से टूल्स है। एक टूल्स खाली मात्रा को कंट्रोल करेगा, अगर 10% है तो उसको 5%, 4%, 3% इस टाइप से करके उसको कंट्रोल किया जाता है मात्रात्मक में। चयनात्मक में इसके जो उद्देश्य है, उद्देश्य को कंट्रोल किया जाता है, किसी एक सेगमेंट में उसको किया जाता है। तो जनरली जो उपयोगी होता है हम लोग का यही होता है, मात्रात्मक वाला। इसको फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, इसका मात्रात्मक में जो टूल्स है LAF। आगे इसको जब इसके टॉपिक में अंदर जाएंगे तब पढ़ेंगे। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन सुविधा। हिंदी बहुत डिफिकल्ट है इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वो आप लोग पढ़े हो या ना पढ़े, लेकिन रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना कहीं। यस सर पढ़े हैं। हाँ, तो रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट जो दो भाग है, ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी का पार्ट है। और ये वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ये कैश रिजर्व रेशियो होता है, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट होता है। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, बैंक रेट BR, MSF रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। आगे इसमें चर्चा करेंगे वो सब, पहले इसको लिख लीजिए, फिर धीरे रेपो रेट आएंगे तब वो सब चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लिख लिया ना? हुआ? इसमें भी लिख लीजिए, मार्जिन सीमा निर्धारण, मार्जिनिंग सीमा निर्धारण एक होगा। दूसरा हम लोग का होगा नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। और तीसरा जो होगा हम लोग का पॉइंट है, वो होगा हम लोग का साख राशनिंग। साख राशनिंग। चयनात्मक में जनरली 3 प्रकार का होता है, मार्जिन सीमा निर्धारण, नैतिक दबाव और साख राशनिंग। मात्रात्मक में LAF, VRR, OMO, बैंक रेट, MSF रेट और SDF रेट। LF को फिर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो VRR का है। इतना लिख लिया ना आप लोग। चयनात्मक में लिख लीजिए मार्जिन सीमा निर्धारण और नैतिक दबाव, और तीसरा है साख राशनिंग। साख राशनिंग तीनों अभी लिख लीजिए, बाद में उसमें समझाएंगे एक एक करके। सर लास्ट का क्या बोले? साख। साख राशनिंग। आ रहा है?
लिख लिए ना? यस सर। मात्रात्मक में सिर्फ मात्रा को कंट्रोल किया जाता है और चयनात्मक में उसका उद्देश्य को कंट्रोल किया जाता है। ठीक, और उसमें मात्रात्मक में हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी पढ़े, फिर पढ़े नहीं मतलब अभी पढ़ेंगे। रेपो रेट क्या है थोड़ा बताइए, तो आप लोग पढ़े हैं ना? रेपो रेट वो है जिसपे मतलब आरबीआई अदर बैंक को लोन देती है। हाँ, अदर बैंक में कौन कौन सा बैंक को? कमर्शियल बैंक, जो भी ये सारे बैंक्स हैं। जो अनुसूचित बैंक होंगे उसको हम लोग जिसमें लोन देते हैं आरबीआई के माध्यम से, उसको हम लोग रेपो रेट कहते रेपो हैं। रेट बोलते हैं। LF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी का हिंदी क्या होगा? तरलता। एडजस्टमेंट के हिंदी समायोजन। समायोजन और फैसिलिटी मतलब सुविधा। तरलता, समायोजन, सुविधा हिंदी में अगर इसको देखा जाए, इसका मतलब क्या है? तरलता का मतलब क्या हो रहा है? तरलता हम लोग किसको बोलते हैं? पैसा। अभी साधारण भाषा में वही बोले ना, तरलता क्या है? जो गैस का जो फ्लो। गैस का जो फ्लो है वही। तो इसको समायोजन करना है, किसको? तरलता को। तो इसके लिए फिर दो टाइप से आता है हम लोग के, रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रिवर्स रेपो रेट। RR मूवी देखे हैं? RRR कौन कौन देखा है? RRR मूवी देखे हैं कि नहीं आप लोग? सब एकदम नहीं सर। वेरी गुड। थोड़ा देखा करिए मूवी। कौन सी, कोई देखा कि नहीं देखा है? RRR मूवी है ये, कौन सी इतिहास की किसान विद्रोह या जनजाति विद्रोह से संबंधित है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना? रेपो रेट, आरबीआई लोन किसको देंगे? वाणिज्यिक बैंक या अनुसूचित बैंक? अनुसूचित बैंक को देगा, ठीक है ना? अनुसूचित बैंक। आरबीआई लोन किसको देते हैं रेपो रेट के तहत? किसको? अरे लोन किसको दे रहा है? सब सो गए। अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक को। उसके बदले अनुसूचित बैंक से कुछ ऋण देगा कि ऋण मतलब ब्याज इनको वसूल, ये क्या बोलते हैं, आरबीआई उससे कुछ ऋण वसूली करेंगे कि नहीं, मतलब ब्याज वसूली करेंगे कि नहीं? करेगा। करेगा। तो इंटरेस्ट रेट कुछ होगा, ब्याज का दर होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा? तो कैश रिजर्व रेशियो। हाँ, तो रेपो रेट उस रेट को कहा जाता है जब आरबीआई किसी अनुसूचित बैंकों को जिस दर पर लोन मुहैया कराती है या प्रदान कराते हैं, तो उस दर को रेपो रेट कहते हैं। वही होगा ना डेफिनेशन? आरबीआई यस सर। जिस दर पर या जिस ब्याज दर पर किसी अनुसूचित बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है, उसी रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। समझ में आ गया रेपो रेट क्या है? यस सर।
अब रेपो रेट महंगाई को कैसे कंट्रोल करेगा वो हम लोग को देखना है, क्योंकि ये टूल्स है महंगाई को कंट्रोल करना है और मंदी को बाहर निकालना है। ये सब का टूल्स क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और उसके अंतर्गत हम लोग का रेपो रेट। तो मान के चलिए आरबीआई अपना रेपो रेट को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो जो कमर्शियल बैंक है वो पैसा क्या ज्यादा लेगा या कम लेगा, लोन कम मात्रा में लेंगे या ज्यादा मात्रा में लेंगे जब रेपो रेट बढ़ेगा ज्यादा तो मात्रा में, क्या, ज्यादा मात्रा में लेगी। अरे जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दिया, मान के चलिए जो 10% था 20% कर दिया आरबीआई रेपो रेट, तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से कम पैसा लेंगे या ज्यादा लेंगे लोन में, कम लेंगे। तो जब कमर्शियल बैंक के पास ही पैसा कम होगा तो ये कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है या मार्केट में बेचता है, मार्केट को जो जिसको चाहिए उसको देता है, मार्केट में जाएगा तो क्या होगा, तरलता क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा। तरलता कम होगा। अब तरलता कम होगा तो क्या है कि मार्केट में पहले से बहुत जो पैसा ज्यादा था अब पैसा कम हुआ, तो मार्केट में क्या होगा, महंगाई कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा महंगाई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मुद्रास्फीति अब क्या होगा, कम होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर रेपो रेट बढ़ रहा है, आरबीआई बढ़ा रही है, तो कहीं ना कहीं महंगाई को कम करने या कंट्रोल करने के लिए ये कर रही है। अगर रेपो रेट कम कर देंगे, अच्छा ये कौन सा नीति होगा, सस्ती या महंगी, कठिन वाला नीति होगा, ऊपर वाला ये कठिन होगा, क्योंकि यहाँ पैसा यहाँ अरे बढ़ा रहा है मतलब कठिन है, डिफिकल्ट कर रहा है। टाइट कर रहा है ना, हार्ड कर दिया ना, ब्याज बढ़ा दे रहा है। तो कमर्शियल बैंक क्या होगा, कम अमाउंट में पैसा लेंगे, जब कम अमाउंट में इनके पास पैसा होगा तो मार्केट में भी तो तरलता कम होगी, और तरलता कम हो रही है, पैसा बहुत कम आ रहा है, तो टाइट हो रहा है ना, टाइट हो रहा है मतलब क्या, कठिन हो रहा है कि नहीं। इकोनॉमिक्स की क्लास करना है तो 1 मिनट भी आपको इधर उधर माइंड नहीं डाइवर्ट करना है, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट पे चलता है। तो क्या होगा, कठिन होगा कि नहीं होगा, ऊपर वाला, नीचे वाला ब्याज को जो रेट है रेपो रेट को कम कर दे रहा है, पहले 20% था अब 10% कर दिया। तब यहां जब इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो शेड्यूल बैंक या कमर्शियल बैंक पैसा कम ऋण में लेंगे या ज्यादा लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो मार्केट में तरलता की स्थिति क्या होगी, ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात, अगर मार्केट में पैसा नहीं है और उस स्थिति में आ रहा है, तरलता ज्यादा हो रहा है, तो जो मंदी की स्थिति है क्या होगा, मंदी से हम लोग बाहर आ पाएंगे कि नहीं, आ जाएंगे। तो मंदी से हम लोग निपट जाएंगे, निपटेंगे ना। तो ये दो इक्वेशन से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हमारे अर्थव्यवस्था में मंदी है तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देती है, जिसके माध्यम से कमर्शियल बैंक ज्यादा अमाउंट में लोन ले पाते हैं, और वही लोन फिर अपने कस्टमर के माध्यम से मार्केट में तरलता को बढ़ाते हैं, और इसी स्थिति में जो मार्केट में पैसे की कमी थी वो अब क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो समझ में आ गया रेपो रेट क्या है। रेपो रेट वह दर जिसके माध्यम से आरबीआई किसी अनुसूचित बैंकों को लोन उपलब्ध कराती है उसको हम लोग रेपो रेट कहते हैं। अगर रेपो रेट को बढ़ा देते हैं तो कमर्शियल बैंक कम पैसा आरबीआई से ले पाते हैं, और ऐसी स्थिति में मार्केट में भी पैसे की कमी होती है, और अंततः जो पैसा
मार्केट में ज्यादा तो मार्केट में पैसा कम होगा, जिसके बदौलत मुद्रास्फीति में कमी आएगी। रेपो रेट जब कम कर दिया जाता है तो कमर्शियल बैंक ज्यादा मात्रा में ज्यादा अमाउंट में पैसा लोन में लेते हैं आरबीआई से, और जब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है अपने कस्टमर को भी वो ज्यादा ऋण देंगे, और ऐसी स्थिति में मार्केट में तरलता की वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप जो मार्केट में जो मंदी की स्थिति थी वहां से हम लोग निपटने में सफल होंगे। समझ में आ गया ना? अब रेपो रेट में क्या होगा, अब इसको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होगा कि अब आरबीआई लोन देगा कि लोन लेगा? लेगी। हाँ, आरबीआई लोन लेगी। हाँ, आरबीआई लोन लेंगे। किससे लेंगे? अनुसूचित बैंकों से। तो आरबीआई फ्री में लेंगे या फिर ये भी कुछ रेट देगा, इंटरेस्ट रेट इनसे भी इनसे लिया जाएगा? अनुसूचित बैंक लेगा ना इनसे। एक केस ऐसे होता है कि मान के चलिए अनुसूचित बैंक क्या है, ये तो लाभ कमाने के लिए कस्टमर को पैसा देता है। तो मान के चलिए कोई आदमी है चिंटू सिंह पिंटू सिंह, वो बोल रहे हैं कि हम लोग 7.5% से ज्यादा हम लोग इंटरेस्ट आपको नहीं दे पाएंगे। किसको? आरबीआई को। नहीं, सॉरी, जो व्यक्ति है अनुसूचित बैंक को बोल रहा है कि हम आपसे लोन तो लेंगे लेकिन हम लोग 7.5% से ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे, और ये स्थिति है चूंकि मार्केट में महंगाई ज्यादा है और इससे बोल रहे हैं कि ज्यादा हम लोग नहीं दे पाएंगे। अब आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है, तो हम तो हर एक आदमी के घर से तो पैसा अपने पास नहीं ला पाएंगे ना। आरबीआई क्या प्रत्येक व्यक्ति से पैसा वसूल कर पाएगा कि चलो मार्केट में पैसा ज्यादा है थोड़ा हमें दे दो, जमा कर दो मेरे पास? कर पाएगा क्या ऐसा आरबीआई? ये करना पॉसिबल है? जी नहीं ना। तो अब क्या करेगा आरबीआई? पकड़ लेगा जो पैसा जहां से मार्केट में जा रहा है। तो कहां से जाता है? बैंकों से। तो अब आरबीआई बोलता है कि आपको मार्केट में 7.5% मिल रहा है, हम 8 से 9% आपको इंटरेस्ट देंगे। तो अनुसूचित बैंक जो लाभ के लिए काम कर रहा है वो किसको? आम आदमी को लोन देगा या आरबीआई को देगा? आम आदमी को। इंटरेस्ट रेट आरबीआई दे रहा है 8 से 9% की, आप मेरे को पैसा दो मैं 8 से 9% इंटरेस्ट रेट दूंगा। किसको बोल रहा है? अनुसूचित बैंक को। आदमी बोल रहा है कि आप मेरे को पैसा दो, हम 7.5 ही दे पाएंगे माँ बाप, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। तो इंटरेस्ट कम कौन दे रहा है? व्यक्ति, और यहाँ आरबीआई ज्यादा दे रहा है। तो इसके लिए मुनाफा कौन सा होगा? आरबीआई को देना या किसी व्यक्ति को देना? आरबीआई को देना। तो इसलिए ये जो रेट है, तो ऐसा रेट जिसके एक मिनट, वह रेट जिसके द्वारा या जिसके माध्यम से आरबीआई अनुसूचित बैंकों से उधार लेती है, आरबीआई अनुसूचित बैंकों से उधार लेती है जिस रेट पर, उसी का हम लोग रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। समझ में आया? अरे हाँ कि ना? यस सर। तो रेपो रेट उसको कहा जाता है कि जिस दर, मतलब रेपो रेट वह रेट है जिसमें अनुसूचित बैंक आरबीआई को लोन प्रदान करती है जिस रेट पर। तो अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो पैसा किधर आ रहा है? आरबीआई के पास आ रहा है ना। आरबीआई के पास अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंक या अनुसूचित बैंक के पास पैसा कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये तो पैसा इसको दे रहा है,
इसके पास पैसा कम होगा कि नहीं होगा? मार्केट में देने के लिए इसके पास पैसा कम होगा ना। तरलता मार्केट में क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा? कम के पैसा जो कमर्शियल बैंक तो मार्केट में देना चाह रहा था, उधर 7.5 ही इंटरेस्ट मिल रहा है और यहाँ जबकि 9 से 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कमर्शियल बैंक अपना फायदा के लिए किसको देगा? आरबीआई को देगा कि नहीं देगा? देगा। तो तरलता में कमी हो रहा है तो कहीं ना कहीं लास्ट में क्या होगा, महंगाई या मुद्रास्फीति कंट्रोल होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी ओपन मार्केट ऑपरेशन बाकी सब इसी में समझ में आएगा, इसलिए दो बार इसको समझा दे रहा हूं। रिवर्स रेपो रेट में अगर आरबीआई कम कर देता है, क्या करता है, कम कर देता है, तो कमर्शियल बैंक या जो अनुसूचित बैंक है, मान के चलिए यहाँ पे 7.5% में ही दे रहा है मार्केट में, तो और यहाँ पे दे रहा है 6%, तो अब कमर्शियल बैंक लोन आरबीआई को देगा या मार्केट में देगा? किसको देगा? कमर्शियल बैंक हमेशा अपना फायदा देखना चाहेगा, तो ऐसी स्थिति में कमर्शियल बैंक किसको लोन देगा? मार्केट में देगा जहां 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर आरबीआई को देगा जहां 6% इंटरेस्ट मिल रहा है? किसको देगा कमर्शियल बैंक लोन? व्यक्ति को देगा, क्योंकि वहां रिटर्न हो ज्यादा दे रहे। अगर कमर्शियल बैंक मार्केट में व्यक्ति को 100 रुपया दे रहे तो 7-7.5 रुपया वापस मिल रहा है उनको। वही से अगर आरबीआई को दे रहे तो मात्र 6 रुपया, तो 1.5 रुपया का अंतर ज्यादा कौन दे रहे? व्यक्ति। तो इसलिए कमर्शियल बैंक या अनुसूचित बैंक पैसा कहाँ भेजेगा? मार्केट में। तो तरलता में वृद्धि होगी और अंततः क्या होगा? तरलता में वृद्धि होने के साथ ही साथ जो मंदी था, मंदी से हम लोग बाहर आ जाएंगे। आ जाएंगे नहीं? यस सर। तो इस तरीके से आज हम लोग रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को समझे। इसको एक बार आप लोग अच्छा से देखिए दोबारा, फिर कुछ डाउट होगा तो कल बताइएगा, ठीक ना? कहीं डाउट है क्या? अभी एक बार पूछ सकते हैं।